Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of class 8th land, soil, water, natural vegetation and wildlife. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर लैंड रिसोर्स. लैंड रिसोर्स होता क्या है? अगर आपको थोड़ा याद हो तो हमने हमारे लास्ट चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स. ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में. लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्स के साथ में. लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. क्यों है नेचुरल रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लैंड है वो? इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेड. देखो, जैसे जो हमारी अर्थ है इसका जो भी टोटल सरफेस एरिया जो है उसका ओनली 30% जो एरिया है वो है हमारी लैंड एरिया. जो बाकी का जो एरिया है वो क्या है? वो वाटर से ढका हुआ है या पानी है सारे का सारा. तो ओनली 30% जो एरिया है वो हमारा क्या है? लैंड एरिया है. और उसमें से भी बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि हैबिटेट नहीं है, यानी कि लोग उसके ऊपर उसमें नहीं रहते हैं. जैसे हमारा क्या हो गया, जो हमारा एंटार्क्टिका हो गया या फिर जो पहाड़ी एरिया हो गए, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं. ठीक है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. जो लोगों का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, तो वो किस कारण से हैं? वो जो लैंड है हमारे उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हैं. मतलब कि कहीं पर अगर पहाड़ी एरिया है या फिर कहीं पर जो रेगिस्तान है तो उन एरियाज़ में लोग जो है वो नहीं रहते हैं या बहुत ही कम लोग रहते हैं. और जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पर एक्सट्रीम है तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ही कम मिलेगी. नेक्स्ट देखते हैं हम द रग्ड टोपोग्राफी. अगर मान लो टोपोग्राफी जो एकदम से ऐसी उबड़ खाबड़ है तो उन जगहों पर कौन रहना पसंद करेगा? स्टीप स्लोप्स. अब ऐसे कोई पहाड़ी एरिया है तो क्या आप यहाँ पर घर बनाना चाहोगे? नहीं बनाओगे, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है. ऑफ द माउंटेन, लो लेइंग एरियाज सस्केप्टेबल टू वाटर लॉगिंग. ऐसे एरियाज जो कि जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है, या फिर डेजर्ट एरिया जहाँ पर पानी नहीं होता है. थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पेसली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड. जो फॉरेस्टेड एरिया हो जाते हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज हो जाते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ पर बहुत ही कम रहते हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं. जैसे आप अगर देखोगे अफ्रीका में जो है यहाँ पर इस एरिया में जो जनसंख्या है वो बहुत कम मिलेगी आपको. जो कॉन्गो बेसिन है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ना क्या होता है, वहाँ पर थिक फॉरेस्ट है उन एरियाज़ में. तो और या फिर आप अमेज़न बेसिन में देखोगे तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत कम रहती है. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो ज़्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्लेन्स एंड रिवर वैलीज में. क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट भी सूटेबल होता है और जो लैंड है वो भी अच्छी होती है और वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल होती है. हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. इस वजह से जो प्लेन्स एरिया होते हैं या फिर जो प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं? वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, बजाय इसके किसके कि जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं. कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्लेन एरियाज़ में. ओके, आगे देखते हैं हम लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में. जो लैंड है वो किस किस तरीके से यूज़ होती है. लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़ सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, बसेस. आप जहाँ देखोगे आपको वहाँ लैंड मिल जाएगी. ऐसा नहीं है कि अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपको लैंड चाहिए, आपको माइनिंग करनी है तो आपको लैंड चाहिए, फॉरेस्ट उगाने हैं तो आपको लैंड चाहिए, घर बनाना है, रोड बनाना है या कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर भी बनानी है तो आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए. ऐसा तो है नहीं कि आप हवा में या पानी पे बना दोगे. हाँ, हवा में आप कुछ टाइम के लिए जा सकते हो बट उसके बाद उतरना आपको ज़मीन पे ही पड़ेगा. दैट्स वाई लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो लैंड जो है हर एक चीज़ में यूज़ होती है लैंड. एंड नाउ डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन occupies only 30% ऑफ लैंड एरियाज.
जो 90% जनसंख्या है वो सिर्फ 30% लैंड एरिया पर रहती है। दुनिया का जो टोटल परसेंट लैंड एरिया है उस पर 90% जनसंख्या 30% एरिया में रहती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड। जो बाकी बची हुई 70% लैंड है उस पर या तो बहुत ही कम लोग रहते हैं या फिर कोई नहीं रहता उस जगह पे। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जो डेजर्ट हो वहाँ पर उस एरिया में, या फिर डेजर्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। तो क्या पता वो कौन से वाला है, बट वहाँ पर जो है उन एरियाज़ में जनसंख्या नहीं रहती है 70% जो लैंड एरिया है हमारे पास अवेलेबल लैंड एरिया में से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है? लैंड कैन बी ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड क्या होती हैं? प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल होते हैं वो होते हैं मालिक किसके? प्राइवेट लैंड के। जैसे हमारे जो प्लॉट है या फिर हमारी जो घर बने हुए हैं वो लैंड इंडिविजुअल लैंड की है, इंडिविजुअल लैंड है। एंड कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट, नट्स एंड मेडिसिन्स, हर्ब्स एट्सेट्रा। और जो कम्युनिटी लैंड होती है वो क्या होती है? उस पर पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है या फिर पूरी कम्युनिटी उसको यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि आपके पार्क हो गए या टेम्पल हो गए या फिर जो गांव में पंचायती ज़मीन होती हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है? पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है या फिर पूरी कम्युनिटी उसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कोल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। ओके, अब जो धीरे धीरे जब टाइम बीता, टाइम बदलता चला गया, उसके बाद में जो हमारी लैंड यूज़ पैटर्न है उसमें भी पैटर्न में भी चेंज आता चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कैसे? पीपल एंड देयर डिमांड आर वेरी ग्रोइंग, एवरी ग्रोइंग, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। देखो, जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड है वो तो लिमिटेड है। आप इसको अर्थ को तो नहीं बढ़ा सकते हो, या इसका साइज इसको स्ट्रेच करके बढ़ा दोगे, दोनों तरफ से खींच रहे हो इसको कि भाई जनसंख्या बढ़ गई और अब इस लैंड को भी हम बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। लैंड जो है हमारे पास में क्या है? लिमिटेड है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas। अब जनसंख्या बढ़ी, तो लैंड तो नहीं बढ़ी, लैंड तो वही रही। तो लोगों ने क्या किया? जो लैंड थी जो आप एग्रीकल्चर के लिए पहले यूज़ कर रहे थे, या जो कॉमन लैंड थी, उस लैंड को अब उन्होंने कॉमर्शियल एरियाज़ में या फिर कॉमर्शियल एरियाज़ वहाँ पर बिल्डअप करने शुरू कर दिए या फिर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिए। पहले जहाँ पर खेत हुआ करते थे अब वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ शुरू कर दी गई हैं या की जा रही हैं। तो उन एरियाज़ का जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, अब हमारे सामने इसके बाद में एक बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं कि जो हमारी लैंड है उससे रिलेटेड कौन कौन से हैं? लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड है हमारी वो डिग्रेड हो रही है, लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है सॉइल का, आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। ये जो बड़े बड़े थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। अब क्या है, ये क्यों है ये थ्रेट हमारे, कि जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, जनसंख्या बढ़ी है तो उसकी फूड की ज़रूरतें बढ़ी हैं, उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है उनको हम साफ़ कर रहे हैं ताकि वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सके और फूड उगा सके जो जनसंख्या बढ़ी हुई है उसके लिए, और उनके रहने के लिए उनको घर भी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस आ रहे हैं लैंड के लिए। जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, लैंड स्लाइड्स हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहे हैं, डेजर्ट बन रहे हैं, हमारे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है लैंड का। ठीक है, तो दीज आर द चैलेंजेस। ओके, अब इसमें देख सकते हैं हम, पहले जो ज़मीन हुआ करती थी वो कहाँ होती थी, किस तरीके से यूज़ करते थे उसको? एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे थे या फिर जो रहने के लिए यूज़ करते हैं। अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी वैसे लैंड यूज़ पैटर्न भी चेंज होता चला गया। हमने कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बना दिए, अब हमारे पास मशीनें आ गई हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हमारे पास गाड़ियाँ बढ़ने लग गई है, घर पक्के हो गए हैं,
और उसके बाद में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बढ़ता चला गया या बदलता चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया जनसंख्या के साथ में। ओके, अब हम जो ये रिसोर्सेज हैं, अब जो रिसोर्सेज हमारे डिग्रेड हो रहे हैं सारे के सारे, या फिर जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस को कैसे फेस कर पाएंगे, या हमें उनको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।